गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अनुच्छेद का अर्थ होता है किसी ऐसे विषय पर अपने विचार या अपने भावों को व्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। कोई एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उस पर अपने विचार और अपने भावों में जो वाक्य समूह अगर आप लिखेंगे तो वो अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद क्या होता है? पैराग्राफ राइटिंग, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को कलापूर्ण ढंग से लिखना या कहना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद को लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो भी हम उस टॉपिक पर अपने विचार लिख रहे हैं वो हमारे अर्जित ज्ञान से भी हो सकते हैं, अनुभूति के आधार पर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उस टॉपिक की कोई विशेष बात हो जो आपने कहीं पुस्तक में पढ़ी हो, वो वैसी की वैसी एज इट इज़ आपको लाइन लिखनी हो। ऐसा नहीं है। आपका जो गेन किया हुआ नॉलेज है उसके आधार पर भी आप उस अनुच्छेद को पूरा लिख सकते हैं। आपको अनुभूति, आप कल्पनाओं के आधार पर भी उस अनुच्छेद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो भाषा शैली है वो कैसी होनी चाहिए? प्रभावी होनी चाहिए। हम उससे विषय के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त। इसके बाद हमें अनुच्छेद लेखन में शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखना है। ठीक है, जो वर्ड लिमिट होती है, यानी आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है या फिर 120 से 150 शब्दों के बीच में लिखना है। इस प्रकार आपको शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखना है। और जो भाषा शैली आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों में आप लिखें, सारगर्भित, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। जो टॉपिक आपको दिया गया है, जिस विषय पे आपको अनुच्छेद लिखना है, उस विषय को पहले आप बहुत अच्छे से समझें। उसके बाद जो भी उस विषय के बारे में बात है उसे टू द पॉइंट लिखने हैं। छोटे छोटे वाक्यों में सरल वाक्य बनाकर प्रभावशाली तरीके से उस अनुच्छेद को पूरा करना है। अनावश्यक विस्तार नहीं करना है, यानी बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के कहानी के रूप में उसे नहीं लिखना है। ठीक है ना? उसको कहानी के रूप में नहीं लिख के आपको उसकी जो जरूरी बातें हैं उसके आधार पर आपको उस अनुच्छेद को पूरा करना है। उसके बाद जैसे आप निबंध में शुरुआत में लिखते आए हैं भूमिका, फिर क्या, कब, कैसे, कौन, फिर उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इस प्रकार आपको अनुच्छेद नहीं लिखना है। अनुच्छेद लिखते समय आपको ना तो भूमिका लिखनी है ना ही निष्कर्ष लिखना है, लेकिन उसी पैराग्राफ में आप उसको पूरा करेंगे। इसके बाद आपको मुहावरे, कहावतों, सुक्तियों, इनको संकेत के आधार पर लिखना है, कहानी के रूप में नहीं लिखना है। अब जो आपका अनुच्छेद का जो मूल्यांकन है उसमें आप जो भी बात लिखते हैं, आपकी जो भाषा शैली है, आपका जो प्रस्तुतिकरण है, आपकी जो विषय वस्तु है, उसके आधार पर ही आपके अंकों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, अब आपके जो अनुच्छेद के विषय हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो आधुनिक विषय हो सकते हैं, नैतिक मूल्य के विषय हो सकते हैं, या विद्यार्थी जीवन वाले विषय, सामाजिक और राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित, काल्पनिक विषय भी हो सकते हैं। ठीक है, विज्ञान, पर्व, खेल, इस तरह के बहुत सारे अनुच्छेद के विषय आपके इस में शामिल किए गए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप अनुच्छेद लिख रहे हैं उसमें आपको भाषा शैली का ध्यान रखना है, शब्द सीमा का ध्यान रखना है, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, सारगर्भित यानी टू द पॉइंट आपको बात लिखनी है, इसमें निष्कर्ष आदि नहीं लिखना है। कम से कम शब्दों में इस तरह की रोचकतापूर्ण बात आपको लिखनी है जिससे पढ़ने वाले को आनंद आए। ठीक है, उसके बाद आपको अनुच्छेद लिखने के बाद उसे वापस जांचना भी है कि कोई बात आपकी इसमें अधूरी तो नहीं रह गई है ना। और लिखे हुए को पढ़ना और उसे कलापूर्ण बनाना अच्छा है, मतलब कि उसको अट्रैक्ट बनाने के, आकर्षित बनाने के लिए आप उसे बाउंड्री वॉल में भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, या फिर कोई जो इम्पॉर्टेंट लाइन है या फिर आपने कोई स्लोगन की तरह कोई लाइन लिखी है तो उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो। इस प्रकार से आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है। कुछ एग्जाम्पल, कुछ अनुच्छेद के नमूने आपके यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है परोपकार। परोपकार देखिए, परोपकार से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं। वेदों और उपनिषदों में यही कहा गया है। भारतीय संस्कृति परोपकार से जानी जाती है। महर्षि दधीच ने वृत्रासुर की रक्षा करने के लिए देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दे दी थी। राजा शिवी ने कबूतरों की रक्षा के लिए बांस से
कबूतरों की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस काटकर खिलाया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों भारतीयों ने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरों के कष्टों को अपनाकर देखिए, कष्ट में किसी का सहारा बनकर देखिए। दुखी व्यक्ति को दुख दूर हो जाने पर उसके मुख पर आई मुस्कान के कारण यदि आप हों तो आप महान हैं और कोई नहीं। अगर आप दूसरों को दुखी ना कर उनके चेहरे की अगर मुस्कान बन सकते हो तो आपसे ज़्यादा महान और कोई नहीं होगा। परोपकार का अर्थ क्या होता है? दूसरों की भलाई करना, और दूसरों की भलाई करना क्या होता है? सबसे बड़ा धर्म होता है ना। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपको महर्षि दधीच ने। देखो, देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दे दी थी और राजा शिवी ने कबूतरों की रक्षा के लिए अपना खुद का मांस दान में दे दिया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो परोपकार है मनुष्य का क्या है? सबसे बड़ा महान काम है, सबसे बड़ा धर्म है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, समाज में फैलता अंधविश्वास। मानव समाज में अनेक ऐसी मान्यताएं और विश्वास प्रचलित हैं जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इन्हीं को अंधविश्वास के नाम से जाना जाता है। इन्हीं अंधविश्वास में किसी कार्य को प्रारंभ करते समय या घर से बाहर निकलते समय छींक देना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, घर पर उल्लू का बोलना, टूटते तारे को देखना आदि प्रमुख है। ये सब हमारे घर में भी होता है कि बिल्ली के रास्ता काट जाने से या छींक देने से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरह के अंधविश्वास हैं। इन अंधविश्वासों को मान्यता प्राप्त होने का मुख्य कारण संभवतः सही जानकारी का अभाव और धर्म का प्रभाव है। कभी कभी ये अंधविश्वास हानि के कारण बनते हैं। बच्चे के बीमार हो जाने पर लोग उसका इलाज करवाने के बजाय नज़र लगना बीमारी का कारण मानते हैं। नज़र उतारने के लिए झाड़ फूंक करवाना, ताबीज आदि बनवाना कभी कभी बच्चों के जीवन तक के खतरे में डाल देते हैं। कुछ महिलाएं अपने बच्चे को नज़र लगने से बचाने के लिए उन्हें काला टीका लगाती है। अंधविश्वासों के चंगुल से निकलने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तभी प्राप्त हो सकेगा जब शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। अब इसमें और भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे खेलकूद का महत्व है, मित्रता, किसान। इसमें देखो मित्रता वाला अनुच्छेद हम देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अकेले जीवन जीना उसके वश में नहीं है। वह अपने आप में अधूरा है। अपने मन की बात कहने के लिए, अपने सुख दुख को बांटने के लिए उसे एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है। सच्चा मित्र ही उसके जीवन को सरलता और सौम्यता से भर सकता है। इस कारण मित्र का चुनाव करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। मित्रता केवल बाहरी चमक दमक और वाक्पटुता देखकर नहीं करनी चाहिए। मतलब मित्रता का जो मुख्य मित्र कैसे बनाने चाहिए? बाहरी चमक धमक और वेशभूषा के कारण मित्र नहीं बनाना चाहिए। मित्रता समानता के आधार पर होनी चाहिए। अपने से अधिक धनवान व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। ना ही स्वार्थ सिद्ध करने वाले व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। हमारी भावनाओं को समझकर हमारे साथ सहृदयता का व्यवहार करे, ऐसा व्यक्ति हमारा मित्र होना चाहिए। यदि एक विश्वास पात्र मित्र हमें मिल जाता तो समझना चाहिए कि हमें बहुत बड़ी निधि प्राप्त हो गई है। मित्रता कवच के समान हमारी रक्षा करती है। श्री कृष्ण की मित्रता पाकर पांडवों ने महाभारत के युद्ध में सफलता पाई थी। राम की मित्रता पाकर सुग्रीव ने अत्याचारी बलि का वध किया था। सच्चा मित्र और मित्रता जीवन में सफलता की कुंजी है। सच्चा मित्र बड़े भाग्य से मिलता है। ये सारे अनुच्छेद आपको अच्छे से लर्न करने हैं। परोपकार, समाज में अंधविश्वास, खेलकूद का महत्व, मित्रता और किसान। धन्यवाद।